हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। के लिए डाउनलोड करना होगा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करने के साथ ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ जुड़ जाते हो। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ, और ऑप्शनल विषय में जो है एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम में सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। इसके साथ आप एडमिशन लीजिए और टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। यूपीएससी द्वारा देखिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ये सब्जेक्ट में एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट्स एंड कल्चर, करेंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग सेशन, ये सारे कोर्सेज जो है चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी कोर्स में आप जल्द से एडमिशन लीजिए और टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। देखिएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जीएस सब्सक्रिप्शन जो है दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 से 36 मंथ के लिए है, और आइकनिक कोर्स जो है देखिएगा वो 12 24 और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। और इन सभी कोर्सेज में मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार जो है ऑप्शन सब्सक्रिप्शन जो है वो भी 1 मंथ से 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। जैसे 12 महीने का फीस जो है 27,500 रुपया, मेरा कोड UGM10 के साथ आप सब्सक्राइब करते हैं तो 24,750 रुपया आपको देने होंगे। ठीक है। देखिएगा अभी यूपीएससी के लिए जो है 2021 के लिए जो है अन अकेडमी के द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है बाईलिंगुअल मैनर्स में, तो आप जो है कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने प्री की तैयारी को टॉप एजुकेटर के साथ कंप्लीट कीजिए और एक नई दिशा दीजिए। इसी प्रकार देखिएगा कंप्लीट जीएस बैचेस कोर्सेज जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए 2022 और 2023 के लिए जो चलाया जा रहा है, और यह जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, टॉप एजुकेटर के साथ अपने तैयारी को पूर्णता दीजिए। ठीक है, और जल्द से जल्द जो है कोर्स में एडमिशन लीजिए, क्योंकि देखिए आइकनिक कोर्सेज जो है अभी प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो आप लोगों को लेट ना हो जाए, इसलिए आप तुरंत एडमिशन लीजिए। मेरा कोड UGM10 है, और यहाँ पर मैंने सारे जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे जो है इस आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। एक कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो ऑप्शनल विषय हो, चाहे जीएस कोर्स है चाहे मेंस का कोर्स हो, ठीक है, तो आप तुरंत से तुरंत एडमिशन लीजिए। स्टूडेंट, आज मैं भारतीय संविधान के ऊपर जो क्लास लाया हूँ वो चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग के बाद जो है हम लोग लगभग 75 MCQ जो है आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए और भारतीय संविधान पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से मैं संविधान को आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो बच्चे न्यू कमर हैं, जो अभी तैयारी जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो जरूर इस वीडियो को देखिए और समझिए और मेरे साथ तैयारी को प्रारंभ कीजिए। तो आज जो मैं अपने अगली कड़ी में जो है आज जो मैं चुनाव आयोग को लेकर आया हूँ, पहला पार्ट जो हम चुनाव आयोग के संदर्भ में पढ़ेंगे, जो आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चुनाव आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आपकी यूपीएससी और स्टेट लेवल पीएससी के एग्जाम में। और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न सॉल्व करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। ठीक है, जैसे हम करते आए हैं, पिछले बार भी मैं आप लोगों के कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया था और हमेशा लेकर आता हूँ। उसका स्टैंडर्ड जो है एमसीक्यू का भी लेवल 1 है, और जो आपकी स्टेट पीएससी में बेनिफिट है साथ में यूपीएससी में बेनिफिट होगा। अगली बार जो है लेवल 2 और लेवल 3 करके ऐसे मैं भारतीय संविधान के संदर्भ में आपकी एमसीक्यू लेकर आऊंगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं चुनाव आयोग। तो आपको मालूम है कि चुनाव आयोग जो है वो क्या काम करता है, तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है। तो चुनाव आयोग क्या करता है, भारत में लोकसभा विधानसभाओं के अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग की हम बात कर रहे हैं, तो यह भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्या करता है, इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो है। और निर्वाचन आयोग जो है, क्योंकि हमें जब तक एक हम हमारा देश जो है लोकतंत्र को अपनाया है, और लोकतंत्र में जो है अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव न करवाया जाए तो लोकतंत्र की जिस उद्देश्य से हमने स्थापना की है, और वह जो है सही रूप में नहीं आ पाएगा। इसलिए एक निष्पक्षता से चुनाव करवाया जाए, इसलिए भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था।
और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब एक संवैधानिक संस्था है, और भारत के संविधान में जो इसको भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसको स्थान दिया गया है। और एक संवैधानिक संस्था ही है। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है। और भारत में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में हम क्लास पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा भारत का अभी जो वर्तमान निर्वाचन आयोग की जो संरचना है, वह जो है कितना है। एट प्रेजेंट जो है भारत में है 1+, सब समझ रहे हैं। एक जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। एक कौन होगा? एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और बाकी जो है वह क्या कहलाएंगे? चुनाव आयुक्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चुनाव आयुक्त कहलाएंगे। तो संरचना क्या है? एक जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त होगा होगा और बाकी क्या होंगे? दो चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है। क्लियर चीजें। सभी, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ये हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब शुरू में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, उस समय केवल एक चुनाव आयुक्त का पद था, लेकिन बाद में जो है वह जो है दो चुनाव अन्य चुनाव आयुक्त का स्थायी रूप से प्रावधान कर दिया गया। उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन कर रहा है? भारत के एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है। बाकी दो क्या हैं? चुनाव आयुक्त हैं। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। और इन मुख्य चुनाव चुनाव आयुक्त को उसी प्रोसेस से हटाया जा सकता है जिस प्रोसेस से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता था। तो आप रिकॉल कीजिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस रीति से हटाया जाता था। ठीक है। जरूर रिकॉल कीजिएगा। एक देखिए एक दूसरे जुड़ा हुआ है, इससे क्या होगा? आपका प्रीवियस में जो पढ़ाया आपको ये रिकॉल हो जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों को, चुनाव आयुक्तों को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन कर रहा है नियुक्ति इनका? भारत का राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति कर रहा है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हम जो दो चुनाव आयुक्त के अन्य दो चुनाव आयुक्त उनके संदर्भ में देख रहे हैं, तीन की संख्या कितनी है? दो है। दो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन कर रहा है? पहले ही बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है क्या होगा? सभी चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होगा। क्लियर चीजें। ठीक है। और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो क्या, या चुनाव आयुक्त हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई भी शासकीय पद ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद जो है वह किसी प्रकार की अन्य सेवाओं में क्या रह करके नहीं रहेंगे। क्लियर चीजें ये। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि चुनाव आयुक्त में जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और बाकी अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। तो मुख्य चुनाव, अब चुनाव आयोग में आप बात करिएगा तो देखिएगा चुनाव आयोग में जो है भले ही त्रिसदस्यीय व्यवस्था है, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाते हैं, चुनाव आयोग के जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? देखिएगा चुनाव, लेकिन नोट कर लीजिए, चुनाव आयोग में सभी निर्णय जो हैं किससे लिए जाते हैं? सभी निर्णय, सुनिएगा, सभी निर्णय जो है वह बहुमत के आधार पर लिया जाता है। बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक है। बहुमत के आधार पर इनका क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे अपने को संदर्भ नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? 1+2 स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकते, इनको पद से हटाया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। समझ में आ गई इतना सब चीजें?
ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि ये देखिएगा इनका कार्य क्या है, चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं। चुनाव आयोग का जो कार्य है देखिएगा, ये पहली बार ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल का चुनाव करवाता है। ठीक है। मतदाता सूची का निर्माण करवाता है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य या क्षेत्रीय दलों के रूप में क्या करता है, मान्यता देने का काम करता है। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है। और चुनाव के दौरान प्रशासनिक तंत्र पर क्या करता है, यह नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है। चुनाव के दौरान क्या करता है यह, चुनाव के दौरान यह क्या करता है, यह प्रशासनिक तंत्र पर क्या करता है, यह नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। चुनाव में गड़बड़ी होने पर वो उसको रद्द करवा सकता है और पुनर्निर्वाचन करने की व्यवस्था करता है। चुनाव में उम्मीदवार के अयोग्यता संबंधी विवाद पर विनिमय करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और निर्वाचन के लिए देखिएगा आचार संहिता बन पाता है, क्या करता है यह, आचार संहिता और लागू करवाता है। क्लियर चीज है ये। लेकिन निर्वाचन के संदर्भ में योग्यता का निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर क्या काम करता है, चुनाव के उम्मीदवार की अयोग्यता संबंधी विवाद पर विनिश्चय करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग पंचायती राज और नगरीय निकाय का चुनाव नहीं करवाता। इस संदर्भ में आपको यहाँ बता दिया, क्योंकि लोगों को क्योंकि इसके लिए क्या है, यहाँ पर हमने जब अर्बन बॉडीज और पंचायत पढ़े थे तो पता है कि राज्यपाल क्या करता है, राज्य राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। फिर चीजें तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल का क्या करता है, चुनाव करवाता है। आप लोग एक बार पढ़िए चीजों को। ठीक है। मतदाता सूची तैयार करवाता है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, राजकीय दलों को क्षेत्रीय दलों के रूप में भी कर सकते हैं। वर्तमान में लगभग हमारे देश में लगभग राष्ट्रीय दलों की संख्या वर्तमान में 8 और राजकीय दलों की संख्या जो है लगभग 48 के आसपास है। ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं। और इनका एक क्राइटेरिया है, निर्धारण करने का एक तरीका है, जिसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है। चुनाव में गड़बड़ी होने पर क्या करता है, रद्द करता है, उसका पुनर्निर्वाचन करवाता है, प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रण करता है जिससे निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाया जा सके। ठीक है। और चुनाव आयोग के जितने भी आयुक्त हैं उनके वेतन का निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। और इनका जो वेतन है वह भारत की संचित निधि से आता है। वेतन कहाँ से आता है, भारत की संचित निधि से इनका वेतन आता है। क्लियर चीज है ये। और चुनाव आयोग क्या करवाता है, देखिएगा चुनाव आयोग जो है वो क्या करवाता है, मतदाता सूची का तैयार करवाता है। ठीक है। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में कहा, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मतदाता सूची तैयार करते समय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 साल का उम्र पूरा कर चुका है, वह क्या कर सकता है, मत देने का उसको अधिकार होगा। मतलब भारत में क्या है, वयस्क मताधिकार को अपनाया है। ठीक है। पहले इसकी उम्र जो है 21 वर्ष थी, बट 1989 से जो है वह मतदान करने का उम्र जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। संविधान में संशोधन करके इसका वर्ग क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया। कब से कर दिया गया है, ये 1989 से। उस समय प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी थे। ठीक है। तो भारत में मतदाता सूची तैयार करने का काम कौन करता है, चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करते समय किसी प्रकार के मतलब भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। क्लियर है चीजें ये। ठीक है। भारत में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, और भारत का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष है और मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वह व्यक्ति जो है चुनाव मत देने का अधिकारी होगा। ठीक है। पहले यह इसका उम्र क्या था, पहले इसका उम्र जो है वह 21 वर्ष था। और 1989 में इसकी उम्र जो है, मत देने की जो उम्र है वह 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर चीज है ये। ठीक है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये जो है चुनाव के चुनाव आयोग के संदर्भ में हो गया, कुछ बातें बता दिया मैं आपको। ठीक है। अब देखते हैं हम कि निर्वाचन आयोग में, आपको बोला था निर्वाचन आयोग में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, 1+2 अभी वर्तमान में यही है। ठीक है।
पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, केवल एक चुनाव आयुक्त होता था। ठीक है, ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर का पद बना हुआ था। ठीक है, बाद में क्या किया गया, इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो देखिएगा, प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, उसे बाद में 16 अक्टूबर 89 को 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा इसे बहुसदस्यीय कर दिया गया। ठीक है, इस परिवर्तन को निर्वाचन आयोग के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानकर इसकी आलोचना की गई तथा आदेश जारी होने के 6 माह से पहले ही यह अधिसूचना जो है निरस्त कर दी गई और निर्वाचन आयोग को पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया था। ठीक है, उस समय जो है हमारे देश के जो चुनाव आयोग के जो कमिश्नर होते थे वो टीएन शेषन हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। उसके बाद 16 अक्टूबर 89 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा उसे क्या कर दिया गया, बहुसदस्यीय कर दिया गया। उसके लिए कहानी है, कहानी को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस परिवर्तन को निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानकर इसकी आलोचना की गई तथा आदेश जारी होने के 6 माह से पहले ही यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई। फिर से इसको एक सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन फिर 1990-91 में एक बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय की किया कि अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद के सृजन की शक्ति राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। इस कारण 1993 से एक अधिसूचना द्वारा इसे पुनः बहुसदस्यीय कर दिया गया और सब सदस्यता और क्या बन गया, स्ट्रक्चर इसका 1+2 बन गया। ठीक है, और कहा गया कि सभी मतलब जो निर्णय है चुनाव आयोग करेंगे वह क्या होगा, बहुमत के आधार पर तय किया जाएगा। क्या क्या तय किया जाएगा, बहुमत के आधार पर क्या होगा, वह तय किया जाएगा। क्लियर चीज है ये। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी, 1+2 है। कब से परमानेंट हुआ यह, 93 से हुआ है। ठीक है, पहले भी हुआ था 89 में, पर तुरंत ही क्या कर दिया गया था, इसको फिर से इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था। बाद में फिर से इसको क्या कर दिया गया, बहुसदस्यीय आयोग को कर दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं चुनाव आयोग का क्या कार्य है। चुनाव आयोग का कार्य में हमने पढ़ा था, ये दूसरा जो प्रमुख कार्य है उसका वह है क्या है, राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता और क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देने का काम करता है। क्या करता है यह, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के रूप में इसे मान्यता देने का कार्य करता है। ठीक है, तो कोई भी पार्टी, वह राष्ट्रीय स्तर का पार्टी होगी या क्षेत्रीय स्तर का पार्टी होगी, इसके संदर्भ में जो है राष्ट्रीय दलों को मान्यता देने का काम कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। कौन कर रहा है, चुनाव आयोग करता है। क्लियर चीजें, तो कैसे करता है, कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, इसको कैसे करेगा, देखिएगा। तो ये पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस या विधानसभा चुनाव जो पिछले हुए हैं उसी को मानक बनाकर किया जाता है। तो पहला पॉइंट देखिएगा, तीनों में से कोई भी एक को अगर कोई पूर्ति करता है तो क्या होगा, राजकीय मतलब उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जा सकता है। तो क्या कंडीशन है देखिएगा, इसको अच्छे सुनिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अक्सर आते ही हैं इस टॉपिक से। ठीक है, यदि वह पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले नहीं मतलब ये लोकसभा और या विधानसभा राज्यों की विधानसभा के जो आम चुनाव है में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, तो इस आधार पर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। देखिए, कोई भी पार्टी अगर लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% वैलिड वोट का 6% जो है वोट प्राप्त करता है और साथ में वह किसी राज्य या राज्यों में से लोकसभा के 4 सीट अर्जित करता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। 6% वैलिडिटी वोट, 4 या अधिक राज्यों में या 4 सीट मिलना चाहिए, तो उसे क्या होगा, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाएगा। क्लियर चीजें। दूसरा कंडीशन या करके दूसरा कंडीशन,
कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, लगभग 2% स्थान पाता है, तथा ये सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। मतलब कोई भी पार्टी अगर मान लीजिए वो लोकसभा के चुनाव में, मात्र लोकसभा के चुनाव जो होता है 343 सीट पे होता है ना, तो 343 सीट का लगभग क्या 2% अगर सीट वो प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है वह, लगभग 2% सीट प्राप्त करता है, तो उसे, ठीक है, तो वह 2% सीट जो है वह प्राप्त करता है, तथा वह सदस्य तीन या विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। वो सदस्य जो है तीन या उससे अधिक राज्य से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 343 का 2% कितना हुआ, तो 343 का 2% हो जाएगा कितना, देखिएगा। ठीक, निकाल लीजिएगा इसको। मतलब कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% सीट प्राप्त किया हो। ठीक है, लोकसभा में जो 343 नहीं होता, 543 सीट है। ठीक है, 543 का अगर वह 2% प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सकता है। ठीक है, तो लगभग कितना हो जाएगा, यह लगभग 11 सीट होगा। कितना होगा, लगभग 11 सीट यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यह तीन या अधिक राज्यों से उसको चुने होने चाहिए उसके सदस्य। या तीसरा कंडीशन देखिएगा, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होता है, तो उसे भी क्या दिया जा सकता है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसको मान्यता दिया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो क्या कंडीशन है बताइए, क्या मैं आपको बताया हूँ कौन कौन पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा, किस पार्टी को दिया जा सकता है, कंडीशन क्या है। क्या कंडीशन बताया मैं आप लोगों को, तो याद रिवाइज कीजिए। यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% और साथ में 4 लोकसभा की सीट राज्यों से। ठीक है, किसी भी एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, ऐसे याद रख लीजिएगा। दूसरा, कोई दल राष्ट्रीय दल को मान्यता दिया जाता है यदि उसने लोकसभा के चुनाव में क्या हो, 2% सीट पाया हो, तीन या तीन से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा, यदि कोई दल चार या राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में या राजकीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, मतलब राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, स्टेट लेवल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, तो भी उसे क्या दिया जा सकता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में चुनाव आयोग ने 8 पार्टी को राष्ट्रीय दल का मतलब मान्यता दी। 8 जो है पार्टी को उसने क्या किया, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया है। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा। तो कौन कौन से हैं ये पार्टी, तो देखिएगा। पहला जो है वह है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा जो है, दूसरा पहला दूसरा नहीं, मतलब आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, पहला दूसरा ऐसा नहीं रहता कोई भी। ठीक है, 8 राष्ट्रीय दल को, 8 राष्ट्र मतलब 8 पार्टियों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो बीजेपी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आईएनसी है, मतलब इसको बोलते हैं कांग्रेस, पर इसको क्या कहते हैं, कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा जो है वो क्या है, वह CPIM। चौथा जो है CPI। पांचवा जो है क्या है, देखिएगा, BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी। छठवां जो है NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली। ठीक है, सातवां जो है कौन सा है, वह TMC, सब आपको जान रहे हैं, अभी तो बहुत न्यूज में TMC का बना हुआ है, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, और आठवां जो है
वो लेटेस्ट अभी 2019 में ऐड किया गया है, वह है पी सॉरी एनपीपी। क्या है? एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। क्या कहा गया इसको? नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये किसकी पार्टी है? यह संगमा की पार्टी है। नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है, तो संगमा की पार्टी है। और इसको जून 2019 में इसको इलेक्शन कमीशन ने, पहले संगमा जो है वह किसके साथ, एनसीपी के साथ, एनसीपी से 2013 में अलग होकर उन्होंने एनपीपी बनाया, और जून 2019 में उसे राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो वर्तमान में कितने हैं? 8 जो पार्टी हैं वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। क्लियर चीजें, तो कौन कौन से याद रख लीजिएगा। बीजेपी बुक में आपको 6 या 7 मिल रहे होंगे। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, एनसीपी, और टीएमसी, और एनपीपी। क्लियर चीजें। तो आप बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें 6 या 7 का जिक्र किया होगा, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 8 राष्ट्रीय दल के रूप में क्या दिया गया है? मान्यता दिया गया है। क्लियर है। अब देखते हैं कोई भी पार्टी को जो है राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता कैसे दिया जा सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उसके लिए कंडीशन देखिएगा। पहला, मतलब इसको राज्य स्तरीय पार्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय पार्टी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यदि उस दल को राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, तथा संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किया हो, तो उसे क्या मिल सकता है? राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, समझिए इस चीजों को। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है, और इसके अतिरिक्त उसके संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हैं, तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। या दूसरा कंडीशन देखिएगा, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए जो आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है, और साथ ही राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीट दर्ज किया है, तो उसे भी राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता दिया जा सकता है। या तीसरा, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों में 3% सीट या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो, तो उसे राज्य स्तरीय दल का मान्यता दिया जा सकता है। मतलब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या बात हो रहा है। यदि कंडीशन ये देखिएगा, सब समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों में 3% सीट प्राप्त किया हो, या 3 सीट, तो छोटे राज्यों के संदर्भ में यह 3 सीट होगा, और जो बड़े राज्य हैं वहां के संदर्भ में क्या होगा? 3% होगा। ठीक है, क्योंकि साथ में जोड़ दिया गया है जो भी ज्यादा हो। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 3 सीट तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो छोटे राज्य हैं वहां के लिए क्या है? 3 सीट रखा गया है। जो बड़े राज्य हैं वहां पे 3% रखा गया है। और वो ये भी कहा गया है साथ में ना कि जो ज्यादा हो, तो इसमें क्या हो गया? सारा डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यदि उस दल को राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, तो उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दिया जा सकता है। ठीक है, चौथा देखिएगा कंडीशन। ठीक है, यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल को लोकसभा में कम से कम एक सीट जीती हो, या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त हो। ठीक है, तो यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल को लोकसभा में कम से कम एक सीट प्राप्त होता है, और लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में विभाजन में कम से कम इतनी सीटें प्राप्त हो, तो क्या किया जा सकता है? उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, 25 सीटों में से उस दल लोकसभा में कम से कम एक सीट। ठीक है, तो क्लियर चीज है ये। लोकसभा के सीट होगा 25 के रेशियो के हिसाब से आप निकल सकता है इसमें। ठीक है, पांचवा देखिएगा,
पांचवा जो है, यदि वह राज्य की लोकसभा में हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है, और तो भी वह क्या हो सकता है, यह शर्त जो है 2011 से जोड़ा गया। ठीक है, तो भी उसे मतलब यहाँ पर कोई सीट की संभावना नहीं है, केवल 8% वोट अगर प्राप्त कर लेता है वैलिड वोट का, तो उसे क्या होगा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जा सकता है, राज्य स्तरीय पार्टी। ठीक है, अगर 6% है तो 60 में क्या है, सीट की बाध्यता है, 6% होगा तो एक सीट। फिर लोकसभा में अगर विधानसभा में प्राप्त होता है तो कम से कम जो है क्या होना चाहिए, दो सीटें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है अगर परसेंट में पाना है तो 8% पा लेता है तो सीट की बाध्यता खत्म हो जाती है। लेकिन 6% पाएगा तो उसके साथ सीट की बाध्यता होगी, देखिएगा 2% पाने के आधार पर और एक सीट के आधार पर। क्लियर चीज है ये, तो आप इन चीजों को देखिए, तो राज्य स्तरीय दल के मान्यता की शर्तें, मेरे को लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा सब चीजें ये। ठीक है, तो ये तो पुराना। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट जो है लगभग जो है 8 जो है वो राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो है 48 जो है राज्य स्तरीय पार्टी है, तो राज्य स्तरीय पार्टी जैसे है ना, राज्य स्तरीय पार्टी देखेंगे बिहार के संदर्भ में क्या है, आरजेडी है, जेडीयू है कि नहीं है। वैसे ही AIDMK है, तमिलनाडु के साथ DMK है, महाराष्ट्र में क्या है देखिएगा, शिवसेना है। क्लियर है, तो बहुत सारे ऐसे जो है क्षेत्रीय पार्टी जो है अभी भारत में है, और ऐसी लगभग क्षेत्रीय पार्टी को मान्यता इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है लगभग 48 राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्रदान किया गया है। हर राज्य के संदर्भ में कुछ कुछ पार्टियां, जैसे कि उड़ीसा के संदर्भ में बीजू जनता दल है। ठीक है, पंजाब के संदर्भ में अकाली दल है। ठीक है, दिल्ली के संदर्भ में आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग राज्यों को देखेंगे तो हमारे यहाँ जो है 48 जो है क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दिया गया है, जो बताए हुए ये क्राइटेरिया को किसी एक, जितने भी 5 पॉइंट्स बताए गए हैं उसमें किसी न किसी क्राइटेरिया को क्या कर रहे हैं, वह फुलफिल कर रहे हैं, और उनको राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है। क्लियर चीजें, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आशा है कि आप लोग चुनाव आयोग के संदर्भ में सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और आप इसको कर लीजिएगा, इसके संदर्भ में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को आप बना लेंगे। क्लियर चीज है ये, तो राष्ट्रीय दलों के रूप में चुनाव आयोग का क्या कार्य है, ठीक है, चुनाव आयोग के सदस्यों के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, और भारत में कैसा अपनाया गया है, वयस्क मताधिकार पद्धति को अपनाया गया है, और वोटर लिस्ट बनाते समय जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर चीज है ये, और चुनाव के संबंधित योग्यता, निर्वाचन संबंधी योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार, किसको वोट डालने का अधिकार होगा, किसको नहीं होगा, कौन चुनाव में खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता, इसके संदर्भ में जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, हमारे पार्लियामेंट को है। क्लियर है, क्लियर चीज है ये। ठीक है, जितने भी राज्यों की विधानसभा या राज्यों की लोकसभा के संदर्भ में जितने भी विवाद हैं, वह कहाँ निपटाने जाएंगे, हाई कोर्ट में अपनाए जाएंगे। ठीक है, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती है तो न्यायालय जो है चुनाव के किसी भी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ हाँ, अगर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अगर किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का कुछ संशय है तो क्या कर सकता है, जो आफ्टर चुनाव के बाद क्या कर सकता है, वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। बट चुनाव चलने की प्रक्रिया के दौरान न्यायालय जो है उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, और लोकसभा और विधानसभा के संदर्भ में समस्त प्रकार के विवादों का निपटारा जो है जिस राज्य के लोकसभा या या विधानसभा की सीटों के संदर्भ में है, उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाएगी। इसी प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में विवादों का निपटारा जो है कहाँ किया जाएगा, जो है वह सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक, तो आप लोगों के संदर्भ में मेरे को मालूम है आप लोग अच्छे से बना लिए होंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने दूसरे पार्ट की ओर आते हैं, वो है MCQ कॉन्स्टिट्यूशन लेवल 1। आप लोग सब बने रहिए, और धीरे धीरे जो है इसके क्वेश्चंस को आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक, तो आपके देखिए स्क्रीन पर देख रहा है, निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए
कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? किसका निर्वाचन आयोग का सदस्य होने के लिए? तो क्या अर्हता था, आपको कुछ बताया हूँ मैं आपको कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का होना चाहिए, कम से कम 5 साल का उच्च न्यायालय में वकालत। बताया हूँ नहीं बताया हूँ? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर चीज है, इसका आंसर क्या होगा? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक, समझ में आ रहा चीज है ये? ठीक है। तो जैसे देखिएगा, अभी जो इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, 1+2 है ना। 1+2 में अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए, कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है अभी? अभी जो है अरोड़ा साहब है ना, सुनील अरोड़ा साहब हैं। सुनील अरोड़ा जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। वो क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, कौन है? कौन है वो? एक है शायद, मेरे को लग रहा है नाम उनका शायद, कौन है? राजीव कुमार है शायद, राजीव कुमार। ठीक है। वो अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। और दूसरा जो है वो है सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। वह जो है आईआरएस हैं। तो ये तो नियम खत्म हो जाता है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा का होना चाहिए। ये होगा ही नहीं। ठीक है। क्या भैया वो कोई जज थोड़ी बनाया जा रहा है उनको कि वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? तो ये भी गलत है। ठीक है। 35 वर्ष के बारे, ये 35 वर्ष का उम्र क्या, ये भी नहीं होगा। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुनील अरोड़ा साहब जो हैं, वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। ठीक है। और संविधान लागू होने के बाद पहली बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ठीक है। संविधान लागू होने के बाद निवारक निरोध अधिनियम जो है कब किया गया? तो ये है ऑप्शन 1950, बी 1970, सी 1971, डी 1975। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा 1950। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ये 1950। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, उसी से रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब तक निवारक निरोध संबंधी निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम पारित किए गए हैं? तो निवारक निरोध से संबंधित नियम जो है, इसका आंसर पहला ही होगा, निवारक निरोध अधिनियम 1950। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है तीसरा क्वेश्चन। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर राज्यों के किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? क्या किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पूछ रहा है। तो ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार को मतलब धार्मिक, हर व्यक्ति को क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन ऐसे कोई काम नहीं कर जिससे लोक व्यवस्था क्या हो, प्रभावित हो। सदाचार पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। और स्वच्छता के मानकों पर होना चाहिए। कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए धर्म से रिलेटेड कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता हो। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। डी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है। तो डी हो क्या होगा? अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है? आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है आपका, निम्न कथनों में कौन सा सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। चुनाव आयुक्त के वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। और निर्वाचन जो है आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होगा। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या सही लग रहा है? डी ही सही है ऑप्शन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकों के क्वेश्चन देखिएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार से लेख जारी कर सकता है? ठीक है, तो आपको मालूम है, आपने मूल अधिकार में पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा? छह। छह प्रकार के क्या कर सकते हैं? लेख जारी किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया हुआ रीट कौन कौन है? ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी है प्रशिक्षित, चौथा है उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा आंसर इसका? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। क्लियर चीज है ये, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? ठीक है, तो वह कौन से अधिकार है? देखिएगा, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय या कारोबार प्रारंभ करने का है। वो मौलिक अधिकार कैसा है? तो इसमें लिख सकते हैं, यही आपका ऑप्शन होगा, बी और सी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है आप ई और बी में ही जाकर चाहिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। ठीक है, तो ए आंसर को, कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय है? निर्वाचन आयोग है, और निर्वाचन आयोग अभी पढ़ा है, आर्टिकल क्या है? 324। ठीक है, वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 280। ठीक है, अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग क्या है? आर्टिकल 348 ए। और तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी आंसर सही हैं। क्लियर चीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, विगत वर्षों में, क्वेश्चन देखिएगा, विगत वर्षों में राज्यों ने प्रधानतः किस कारण से अधिक स्वायत्तता की मांग की है? विधि निर्माण के क्षेत्र में, वित्त के संबंध में, केंद्र द्वारा आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वह सी होगा, केंद्र द्वारा आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग। क्या आंसर होगा इसका बेस्ट आंसर? केंद्र द्वारा आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक, इस संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं आप है। क्लियर चीज है ये। ठीक, तो फिर निम्न में कैसे कि संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति में कमी की गई? ठीक है, निम्नलिखित की संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपका इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? 26वां संविधान संशोधन, 38वां या 42वां संविधान संशोधन? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या होगा? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर चीज है ये, इस संदर्भ में आप इसको देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग देखे थे, नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करने सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, तो इसको आप इस तरह में देख लीजिएगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिएगा, तो
देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा मेरे को डाउट लगा कि मैं मेरे से mistake हो गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति में कमी की गई? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति में जो कमी गई थी उसे थर्ड आर्टिकल जो है 42वां संविधान संशोधन आएगा, बाद में उसको सुधार दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आंसर जो होगा इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। आप मेरे साथ बनाइए क्वेश्चन ये, आपके साथ में पहली बार ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ ही बनाऊं कि आप लोग इसको स्वाभाविक रूप से बनाने की कोशिश करें, इसलिए मैं इसको आप लोगों के स्वाभाविक रूप से आप लोगों के समक्ष इस क्वेश्चन को जैसे एक कैंडिडेट पढ़ता है और समझता है उस प्रकार मैं इसको लेकर चल रहा हूँ कि आप उस चीज को छोड़िए और कैसे लगाना है। ठीक है, कि संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दिया गया। तो आपको याद है कि संपत्ति के मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यह? 44वां संविधान संशोधन। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा है ना, इस चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा। राज मन्नार समिति है जो केंद्र राज्य संबंध के ऊपर जो समिति बैठी उसके बारे में पूछा गया। राजा मन्नार समिति सही है। मुंशी आयोग भी 2007 में सही बैठा है। सरकारिया आयोग जो है वह गलत है। ठीक है, क्लियर चीज है ये, आप लोगों को आ रहा हो समझ में? आनंदपुर साहब भी सही है। सरकारिया आयोग जो है वह गलत लग रहा है, ये 1985 के आसपास बैठा था ना ये केंद्र राज्य संबंधों पर। ठीक है, तो सरकारी आयोग यहाँ पर क्या होगा? सुमेलित नहीं है, तो आंसर इसका क्या होगा? ही होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से देखिए कौन सुमेलित, वहां पूछा था नहीं है और यहाँ सुमेलित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 256, वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है? 280 है। यह सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा लिया गया उधार, नहीं ये भी नहीं होगा। राज्यों को संघ को कार्य सौंपने की शक्ति, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, और राज्यों द्वारा संघ को अनुदान, ये सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका डी जो है आंसर होगा। ठीक, आर्टिकल वाइज क्वेश्चन है, इसको ध्यान में दीजिएगा, ये स्टेट लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आर्टिकल रटने की बिल्कुल जरूरत है नहीं है, आप अनुमान के आधार पर लगा सकते हैं। और कुछ आर्टिकल तो मालूम होने चाहिए, जैसे राष्ट्रपति की उनको और छोड़ देते हैं, तो आर्टिकल जो आप अनुमान से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को नामित कर सकता है? ठीक है, तो ये पुरानी बात हो गई। अब क्या हो, ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सही था। ठीक है, तो जे एंड के इसका आंसर होगा। पुरानी बात हो गई है सब ये। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का सदर ये रियासत, ये भी बात पुरानी हो गई है, अब तो सब खत्म हो गया है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाते हैं तो ये भी बना सकते हैं आप। वर्ष 1967 जम्मू कश्मीर राज्य का सदर ये रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था, यह वर्ष 96। अब तो वह जम्मू जम्मू और कश्मीर क्या हो गया? यूनियन टेरिटोरीज हो गया है ये। अब वहां पर क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है। क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है यहाँ पर। ठीक है, तो जिस संदर्भ में था, हिस्ट्री है ये, संविधान से जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्ष देखिएगा 1960 1967 में, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख? तो आपको मालूम है आर्टिकल 371 जो है वो विशेष राज्यों के संदर्भ में है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा 371। तो ए में था 369, बी में था 370, अनुच्छेद 371 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। क्लियर चीजें, तो क्या होगा इसका आंसर? सी आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभापति का वेतन और भत्ता कौन? के यहाँ सभापति का संदर्भ कर सभापति डिनोट नहीं किया गया है कि सभापति किसका होगा। सभापति दो के हो सकते हैं, या तो वह राज्यसभा का होगा, राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट का होगा, या राज्यों के विधान परिषद का होगा ना। यहाँ पर क्या देखते हैं, तो सभापति अगर राज्यसभा का होता है उसका वेतन भत्ता तो कौंसलर राष्ट्रपति का संदर्भ में आ जाएगा, संसद आ जाएगा वहां पे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है कि मतलब सभापति का वेतन भत्ता कौन तय करता है। तो सभापति का वेतन और भत्ता तय उस राज्य के संदर्भ में है, तो राज्य के संदर्भ में है तो कौन करेगा, यह विधानमंडल तय करेगा। विधानमंडल तय करेगा। इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन की शक्ति किसके पास है। तो देखिएगा, वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर है, सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति करने का क्या प्रावधान है, ये ऑप्शन है, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने में, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने में, केंद्र सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने में, डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्य अंशों का निर्धारित करने में। तो इसका आंसर क्या होगा, केंद्र सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए सामान्य रूप से भारत की प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो क्या होगा यह, इसका बेस्ट आंसर जो है उसका सी होगा। क्या होगा, सी होगा। केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। और इसका आंसर तो डी भी हो सकता है, डी भी है, ठीक है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में केंद्र राज्य का अंश निर्धारित करने के लिए, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आप, बेस्ट आंसर सी और एंड डी दोनों इसका आंसर होंगे, ठीक है। तो सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधनों के निर्धारण करने में, और केंद्र अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण कर, इसके हिसाब से हम अगर हम देख रहे हैं, अगर ए बी सी डी में आपको चुनना है तो बेस्ट आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा। बेस्ट आंसर क्या देंगे यहाँ पर, डी इसका बेस्ट आंसर देंगे, ठीक है। अगर हमको चारों में देखिए क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है, थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करता है, तो स्वाभाविक है, जितने भी मतलब पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है वो रिपोर्ट किसको देंगे, स्पीकर को देते हैं। तो स्पीकर किसका है, संसद को है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आंसर क्या होगा, ये होगा, पार्लियामेंट को देगा, ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है पूछा है। स्नातक लोग लेते हैं बिल्कुल, नगर पालिका नगरीय निकाय के सदस्य भी लेते हैं, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक भी चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन नहीं लेता है, तो जिला पंचायत के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो है वह डी होगा। देखिएगा चीजों को, आप ही लोगों के तरीके से मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग कैसा इसको विश्लेषण करेंगे, किस आधार पर जो है बेस्ट आंसर तय करेंगे, उस संदर्भ में आप ही लोगों के नजरिए से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मत समझिएगा सर, मैं तो आपका आंसर मेरे पास क्वेश्चन में आपका आंसर डायरेक्ट दे सकता हूँ इसको, लेकिन नहीं, उसमें स्वाभाविकता आप लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों के नजरिए से और आप लोग जैसा सोचते हैं उस नजरिए से मैं उत्तर देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा चीजों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 25 से 28। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, अनुच्छेद 20 और 21। क्लियर चीज है ये, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। संविधान का 64वां संविधान संशोधन 1990, 69वां संविधान संशोधन 1991, 100वां संविधान संशोधन 2015 और 45वां संविधान संशोधन 1985। तो क्या सुमेलित नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो क्या सुमेलित नहीं है, क्या होगा इसका आंसर, होगा बताइए, कुछ याद आ रहा है। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके संदर्भ में जो बेस्ट आंसर होगा वह होगा डी। बेस्ट आंसर क्या, ये आंसर होगा, ठीक है। इसमें बेस्ट आंसर वाला कोई बात ही नहीं है, ये डायरेक्ट ईयर पूछा हुआ है, ठीक है। तो 64वां संविधान संशोधन 1990 और, ठीक है।
तो इसके संदर्भ में जो आंसर होगा 45वां संविधान संशोधन, ये एसटीएससी से रिलेटेड है, तो इसका सम्मिलित नहीं है, मतलब 1985 यह नहीं था। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में, तकलीफ हो रही है, तो इसलिए मैं पढ़ देता हूँ इसको। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते, जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? क्योंकि कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? ठीक है, इसका बेस्ट आंसर है व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीवन और दैहिक दैहिक प्राण स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के स्वतंत्र आवाज संचरण करने का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा बी, बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, जीवन और प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको याद रखें। तो आप लोग होशियार आदमी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में रहती है, तब केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा निलंबित हो जाता है और राज्य विधायिका विधि नहीं बनाती है। ठीक है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की अन्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद के बंटवारे पर, शक्तियों के बंटवारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या होगा? जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में होती है, तब क्या होगा? क्या होगा बताइएगा? 352 के संदर्भ में आपने क्या पढ़ा है, देखिएगा। इसके संदर्भ में आपने क्या पढ़ा है? जब आपातकाल, देखिए अपने हिसाब से आप लोग सोचिए चीजों को और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक क्वेश्चन कैसे बनेगा? जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में रहती है, केंद्र राज्यों की विधायी शक्तियों का बंटवारा निलंबित हो जाता है। वहाँ की विधान शक्ति तो विधानसभा तो नहीं होता डिसॉल्व। ठीक है, लेकिन हाँ, राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की अन्य शक्ति केंद्र को प्राप्त हो जाती है। संसद की राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की समर्थी शक्ति प्राप्त हो जाती है, और शक्तियों के बंटवारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग सोचिए आप लोग। इसको मैं समय दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इमरजेंसी पढ़ाया है और क्लास आप लोग सब किए हैं। जबकि जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में रहती है, तब देखिएगा, बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों की नजर से। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा निलंबित हो जाता है और राज्य विधायिका विधि नहीं बना सकती। ठीक, विधायिका बनी रहती है, आपको मालूम है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। ठीक है, विधायी शक्ति, क्लियर चीज है ये। दूसरा है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये हो सकता है ये। ठीक है, राज्य, क्लियर चीज है ये।
तो इसका बेस्ट आंसर जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर बी है, और यही मेरे को लगता है सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में रहती है, तो आंसर इसका बेस्ट आंसर जो है वह बी होगा। ठीक है, तो आप लोगों के नजरिए से आप लोग सोचिए चीजों का, एकदम किसी को उत्तर दिया, चार ऑप्शन दिया, सर बता दिए फक से बी होगा, हम मान लिए बी होगा। सोचना है कि क्यों बी होगा। ठीक है, फिर देखिएगा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह कब सुनिश्चित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों में संशोधित करने का अधिकार है? आपको मालूम है ये? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कब सुनिश्चित किया गया कि सभी, मतलब संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी उपबंधों में को संशोधन करने का अधिकार है, तो 1973 होगा। ठीक है, केशवानंद भारतीय वर्ष केरल राज्य मुकदमा के समय बाद हुआ ये। ठीक है, याद रखिएगा चीजों को। ठीक, फिर देखिएगा क्वेश्चन, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया। कि संविधान संशोधन नियम में राज्य की नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया। इसका आंसर होगा आपका 44वां संविधान सर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 44वां संविधान। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। सॉरी, इसका आंसर होगा आपका 42वां संविधान संशोधन। यही आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? ए आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। टेक्निकल एरर आ जाता है। कौन से क्वेश्चन पे थे? हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, फिर से हम देख रहे हैं। ठीक है, इस पेज को, कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। इसका आंसर होगा, ये होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन को क्या करते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना, लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसने अनुच्छेद 368 पार्श्व को संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया? तो ये क्या होगा? आर्टिकल, सॉरी, ये 24वां संविधान संशोधन होगा। डी इसका आंसर होगा। ठीक है,
फिर है निम्नलिखित में से कौन से शब्द, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये संविधान संशोधन के संदर्भ में है और बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? ये आप लोगों को याद होगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, न्यायता और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, समाजवादी और लोकतांत्रिक। तो क्या होगा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 368 की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 368 क्या करता है? पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अगर बिल पास होगा तभी संविधान में संशोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो यह इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। क्लियर चीज है ये, इसका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और से संबंधित है? ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सातवीं और 31वां, ये आंसर होगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। ये संविधान संशोधन देख लीजिएगा आप लोग, इसलिए कि संविधान संशोधन के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। 42वां 44वां संविधान संशोधन कौन से देखिएगा, उससे बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है, अगले क्लास में आप लोग को संविधान संशोधन के संदर्भ में क्या क्या संवैधानिक संशोधन, क्या प्रावधान हुए, कौन से महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। इस संविधान संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? ये क्वेश्चन पुराना हो गया। तो मतलब कोई भी राज्य को अलग करके दो, एक अलग राज्य बनाना है, तो कोई ये विधायक राज्य बनाना संभव है? कैसे होगा ये? ठीक है। तो राज्य विधानसभा के कानून पारित कर देगा और संविधान अलग हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करके, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यही होगा, डी। तो इनमें से कोई नहीं दिया है, तो हम संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, संवैधानिक औपचारिकता में पूरा प्रोसेस आ गया नए राज्यों के निर्माण का। तो नए राज्यों के निर्माण के संबंधी बिल जो है कहाँ, उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा और राज्यपाल के थ्रू वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, पार्लियामेंट में रखाएगा। ठीक है। और पार्लियामेंट में वो पास पारित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा वो, मतलब नए राज्य बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। क्लियर चीज है ये। तो ये यहाँ पे किसी भी राज्य, यहाँ तो बिहार के राज्य में एग्जाम्पल दिए दे के बताया जा रहा है, तो किसी भी राज्य के संदर्भ में ऐसे ही होगा। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके बनाती तो पार्लियामेंट ही है, लेकिन राज्य उसको प्रोसेस करता है, राज्य से प्रोसेस होगा, फिर वह कहाँ चला जाएगा? वह केंद्र में चला जाएगा, और पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अगर पारित हो जाता है तो नया राज्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी स्थिति में सीमित अथवा समाप्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर चीजें। प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा ही कम किया जा सकता है, और किसी सोर्स से कम नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने में कितने घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? इसको सबको आपको आंसर मालूम है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या? 24 घंटे के अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 22 के तहत निम्नलिखित में से किन्हें बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्राप्त नहीं है? देखिएगा पूछा क्या है, प्रोटेक्ट संरक्षण प्राप्त नहीं है शत्रु देश के नागरिक को। हाँ सही है। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को, ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों ही आंसर होगा इसका। सी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा व्यक्तियों और के संबंध में क्या अंतर स्थापित करता है?
सुविधाओं मतलब आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, प्रतिष्ठा की असमानताओं को, उनके सुविधाओं की असमानता, अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास। इसका बेस्ट आंसर जो है यह है 44वां का। ठीक है, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, इसका आंसर ए होगा। देख लीजिएगा 44वां संविधान संशोधन। मैं आप लोगों को क्लास में लेके नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा इसको। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा था? पिछले हम लोग स्लाइड में दिए थे, तो इसका क्या आंसर होगा? 44वां। 42वां संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर चीज है ये? ठीक। नेक्स्ट, 44वें संशोधन विधेयक के द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधिक अधिकार बना दिया गया? तो समान विधिक अधिकार तो मालूम है आप लोगों को, ठीक है। इसके आंसर क्या होगा बताने से? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार बी ऑप्शन है, सी है संपत्ति का अधिकार। तो आप लोग जैसे ही सी ऑप्शन में हम लोग आप लोग को दिमाग में क्लिक कर गया होगा, संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कैसे कर किया जा सकता है संवैधानिक घोषित? देखिएगा, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक, ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है ध्यान लगाकर, ठीक है। तो कैसे क्या देखिए, वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय संघीय व्यवस्था। संसद अगर क्या करती है, अगर संसद क्या करती है कि अगर कोई विधि के समक्ष समानता के अधिकारों को तीन से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रख देना, मतलब अगर मान लीजिए मूल अधिकारों को किसी प्रकार परिवर्तन करती है, तो क्या किया जा सकता है? उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मूल अधिकारों की बेसिक संरचना को परिवर्तन करने का अधिकार जो है वह किसको? पार्लियामेंट को नहीं है। संशोधन कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इस आधार पर इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है। विधानसभा में किसी दल को निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो आपको जो दल बदल कानून आया था क्या था? 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना। ठीक है, राजीव गांधी के समय में लाया गया, जिसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है? इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुराने समय में यह केंद्र राज्यों के सुझाव जो है ये योजना आयोग का था। अब जो है उसके आधार पर क्या हो जाएगा? यह नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नीति आयोग। और आंसर जो है सी होगा। क्लियर चीज है ये? योजना आयोग की जगह आप उसको नीति आयोग पढ़िए, और आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में संघीय वित्त संबंधित रखता है। तो संघीय वित्त किससे संबंधित है? ठीक है, मतलब संघीय वित्त का संदर्भ किससे है? राज्य और केंद्र के वित्त से, है ना। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के विरुद्ध प्राथमिकता प्रदान की? इसका आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन। ये तो हमने कर चुका है इसको। ठीक है, फिर चीजें, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन में संसद के संशोधन की शक्ति को संविधान के सभी प्रावधान के मूल अधिकार भी आते हैं विस्तारित कर दिया? इसका क्या होगा? 24वां संविधान संशोधन। ये भी दोनों क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर है, भारतीय संविधान में संसद द्वारा जिसमें संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन, भारतीय संसद द्वारा जिसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, भारतीय संविधान में संसद द्वारा जिसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, बहुमत से दो तिहाई बहुमत, संसद की दो तिहाई बहुमत से, राज्यों की कुल संख्या बहुमत से, राष्ट्रपति और लोकसभा। भारतीय संविधान में संसद द्वारा जिससे संशोधन किया जा सकता है।
भारतीय संविधान, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान में संसद द्वारा जिससे संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से, और संसद का दो तिहाई। भारतीय संविधान में जो संशोधन करने और भारतीय संविधान में संशोधन करने के जो विधेयक होते हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों से पारित होना चाहिए, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। और वह बिल जो है किस प्रकार की मेजोरिटी का, अलग अलग प्रकार की मेजोरिटी का होता है, कोई साधारण बिल मेजोरिटी का होता है, कोई दो तिहाई बहुमत का होता है, कोई तीसरा क्या होता है, दो तिहाई बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के द्वारा। ठीक है। तो भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जिसमें संशोधन किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है देखिएगा, ए भी आंसर इसका होगा। साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। बी भी आंसर हो सकता है, और सी भी आंसर हो सकता है। इसका आंसर ए बी सी तीनों होगा। ठीक है। अगर ये पूछा रहता भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में संशोधन कैसे किया जा सकता है, तो इसका होता है आंसर दो तिहाई बहुमत होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं लिखा है, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन गलत है। और इसको मैं, इसका आंसर जो है ए भी है, इसका आंसर बी भी है, इसका आंसर सी है, तो इसका आंसर जो है पांचवा ऑप्शन यहाँ पे आप ई कर लीजिए, और सभी ए बी सी, तो ये आंसर इसका होगा। अगर आर्टिकल 368 में संशोधन की बात करता, तो वो दो तिहाई बहुमत वाली बात होता। क्लियर चीज है ये, ठीक। राज्यों की राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किस शिक्षा को जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के किस संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया है। इसका आंसर जो है 26वां संविधान, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर, सभी के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर अपनी स्वयं की संतुष्टि पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, जब उसे इस आशय की मंत्रिमंडल की लिखित सूचना दी जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, जब उसे इस आशय की मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना दी जाए। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी, लिखित सूचना पर, कैबिनेट की सलाह पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री ही पेश करता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जिसके पास वित्त का प्रभार रहेगा वो करेगा। वित्त का प्रभार अगर वित्त मंत्री के पास है तो वित्त मंत्री करेगा, अगर राष्ट्र मुख्यमंत्री के पास होगा तो मुख्यमंत्री करेगा। वित्त विधेयक को, नहीं नहीं, वित्त विधेयक को स्पीकर पेश करता है। कौन करता है? स्पीकर ही पेश करता है विधानसभा में। विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाता है। कौन सही नहीं है? तो वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री पेश नहीं करता है, ये ही सही नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक। ठीक है। तो कौन करेगा? वह स्पीकर करता है। कोई वित्त विधेयक है या नहीं, यह तय कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है। और सबसे पहले कहाँ होता है? वह विधानसभा में ही आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान की धारा 356 के अंतर्गत सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जो चार ऑप्शन दिख रहा है, पेप्सू, पेप्सू जो है, यह जो है पटियाला एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स, मतलब ये पंजाब में जो था, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब से और हरियाणा सब मिलकर बने थे, उसके संदर्भ में है ये। ठीक है। 1956 से पहले की बात है ये। तो भारतीय संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो इसका आंसर पेप्सू स्टेट्स होगा। ठीक। ठीक।
देखिएगा फिर वित्तीय आपात से संबंधित उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित होना चाहिए। तो आपको मालूम है वित्तीय आपात के तुरंत 2 महीने के बाद हो जाता है तो लागू माना जाता है जब तक राष्ट्रपति वापस न ले लें। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आपात की उद्घोषणा के परिणामों में नहीं आता? संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना, संसद की विधायी शक्ति का विस्तार, राज्य और संघ के बीच विधायी शक्तियों और समय संवैधानिक उपचारों का निलंबन। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब ये तो मूल अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा ये। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं आता है, परिणामों में नहीं आता है पूछा, डी होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग ने सिफारिश नहीं की थी? समवर्ती सूची पर कानून बनने से पहले राज्यों को परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यही है ऑप्शन, तो यही सही है, इसका ये है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों को परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं लेने की? ये तो ज्यादा और ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब वो ज्यादा फ्रेंडली बनाने की कोशिश किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए ही होगा कि ऐसा नहीं है ये। ठीक। नेक्स्ट। भारत केंद्र से अधिक शक्तिशाली है, राज्य और केंद्र समान रूप से शक्तिशाली है? केंद्र केवल आपातकाल में ही राज्यों पर अधिक शक्तिशाली है, केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली, केंद्र राज्यों से तो शक्तिशाली है, राज्य केंद्र से अधिक ये तो होगा नहीं। राज्य और केंद्र समान रूप से शक्तिशाली, ऐसा कहाँ है? केंद्र केवल आपातकाल में ही राज्यों से अधिक शक्तिशाली, ऐसा नहीं, केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली। आंसर होगा डी होगा। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम के संविधान से लिया गया है। तो आपात उपबंध जो है कहाँ से लिया गया? इमरजेंसी जो है वह जर्मनी से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी ही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते? इसका आंसर बी होगा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट। जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी किया जाता आपात घोषणा प्रवर्तन में आती तब केंद्र राज्यों की विधायी शक्तियों का बंटवारा निलंबित हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? बैंकिंग का है, बीमा का भी है, जनगणना भी है। तो क्या होगा इसका? सी बी आंसर होगा, इसका नहीं उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारी है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसके पास केंद्रित है? अवशिष्ट शक्ति जो है संघीय सरकार को दिया गया है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। देखिए चीजों को ध्यान में सुनिए चीजों को। ठीक है, और क्वेश्चन बनाइए, समझिए। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो विषय किसका है? यह जो विषय है समवर्ती सूची का है। क्या होगा आंसर इसका? समवर्ती सूची का। ठीक है। नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा? तो इसका आर्टिकल के बहुत स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर होगा 350 ए, आर्टिकल 350 ए, और इसका आंसर होगा सी। क्लियर चीज है ये। आंसर क्या हो रहा है? सी आंसर हो रहा है। देख लीजिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने का सर्वाधिक, तो कौन सी भाषा जो है इनमें सर्वाधिक बोली जा रही है? आपके ऑप्शन में 4 है, बंगाली, गुजराती, मराठी और तेलुगु। तो कौन सी भाषा है? तो स्वाभाविक सी बात है, ए इसका आंसर होगा, बंगाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का गठन किया गया था। तो खेर की अध्यक्षता में, ये खेर होगा, खरे नहीं होंगे, ये खेर होंगे। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ये भाषा संबंधी, जब क्लास मेरा देख लीजिएगा, पिछला जो वीडियो है आप लोग पढ़िएगा उसमें। ठीक है, इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, बी। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। तो डी इसका आंसर होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? डी सभी का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है?
तो प्रधान भी प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, सरपंच भी प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और पंच भी होता है। इसका आंसर जो है 1, 4 और 5 होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक है। इस संदर्भ में आपने लगभग जो है 75 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया मेरे साथ। ठीक है। तो यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लेकर आया, प्लस हमने इलेक्शन कमीशन को पढ़ा, चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने देखा। इसके आधार पर मैं आप लोगों के तरीके से, आप लोग कैसे सोचते और कैसे बनाते हैं, उस संदर्भ में आप लोगों के साथ जो है लगे कि मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और मेरा कोड UG10 है, इसके साथ आप लोग क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।